अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है बेटा हमने। और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। बेटा थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। चैप्टर शॉर्ट सही है लेकिन यहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का बेटा पार्ट आता है। तो आज हमने शुरू में थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। बेटा थर्मोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं? थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब या डेफिनेशन क्या होगी? पहले तो अगर हम इसका मीनिंग देखें, थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब हम क्या लेते हैं? हीट एनर्जी। थर्म मतलब हीट हो जाएगा। हीट चेंज की बात करेंगे। थर्म मतलब हीट चेंज। हीट चेंज। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। हीट इन केमिकल रिएक्शन। बेटा जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट में चेंज आता है। या तो उस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है। इस चीज की स्टडी करना कहलाता है थर्मोकेमिस्ट्री। हीट का चेंज स्टडी करना थर्मोकेमिस्ट्री कराएगा। केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एनर्जी चेंज। इसमें हम क्या करेंगे? एनर्जी चेंज या हीट चेंज के बारे में स्टडी करेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसकी हीट में चेंज आता है। वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। उस हीट की स्टडी को, उस एनर्जी की स्टडी को नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। तो बेटा थर्मोकेमिस्ट्री सिंपल है, एक ही वर्ड की डेफिनेशन की। एक ही वर्ड को हमने पिक करना होगा कि हमने एनर्जी या हीट जिसे कहेंगे, हीट के चेंज को स्टडी करना होगा केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब क्वेश्चन राइज होते हैं बेटा, क्वेश्चन बनता है कि why heat is absorbed or released in a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती क्यों है? तो बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन, why heat is absorbed or the evolved या रिलीज कह सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है? इन दोनों में से कोई एक चांस होगा। बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकेज हो रहे होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और कुछ नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो इस वजह से इसमें हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी। किस तरह होगा बेटा? बॉन्ड ब्रेकेज। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या होता है? बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी। जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन, जब कोई नया बॉन्ड बन रहा होता है बेटा, जब भी बॉन्ड बन रहा होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। दो फिनोमिना है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और बॉन्ड जब बन रहा होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लेकिन दोनों की मिकदार बराबर नहीं होती। काफी मर्तबा ऐसा होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा पड़ती है, एनर्जी हमें रिक्वायर्ड ज्यादा होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज कम होती है। तो ओवरऑल हमें रिक्वायर्ड ज्यादा था तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बॉन्ड कम तोड़ने पड़ते हैं और एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा? इवॉल्व एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होती। बेटा मैं ये नहीं कह सकता कि रिक्वायर्ड एनर्जी एंड द रिलीज एनर्जी इज इक्वल। इक्वल नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं। जब इनकी वैल्यू में डिफरेंट होगा तो इस वजह से हमें या तो एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी रिलीज होगी।
वो किस तरह होगा उसे हम नेक्स्ट बात समझेंगे। बेटा नेक्स्ट समझने से पहले हम यूनिट्स की बात करें कि एनर्जी के यूनिट्स क्या होंगे। हम यहां पर एनर्जी के यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे जूल या फिर यूज करेंगे किलो जूल यूज करेंगे। तो ये यूनिट्स हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा दो तरह के रिएक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन हीट, एनर्जी की बेस के ऊपर। या तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक या रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब क्या होगा, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर मतलब हीट, थर मतलब हीट होगा, आउटसाइड। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी, आउटसाइड बाहर की तरफ जाएगी, मतलब हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब आउटसाइड, हीट बाहर की तरफ निकलेगी, उसे कहेंगे हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। डेफिनेशन देखें इसकी, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नाउन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही होगी, इवॉल्व खारिज हो रही होगी, उस रिएक्शन को नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाता है। हीट इज इवॉल्व इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन। बेटा जब भी हीट रिलीज हो रही होगी, हीट को रिलीज होने के लिए हम साइन कौन सा लगाते हैं, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। जब भी हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। एमसीक्यूज के लिए याद करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेटा जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है तो साइन माइनस का आएगा, 393.7 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब जब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कितनी हीट रिलीज होगी, 393.7 होगी। इसी तरह जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के, जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। यहां भी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जब रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज होने के लिए माइनस का साइन आएगा और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 41.6 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब जब एक मोल NH3 बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जब भी ये रिएक्शन होगा एनर्जी या हीट क्या होगी, रिलीज होगी। सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा, यहां पर एक और छोटी सी बात समझेंगे बेटा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हो रहा है कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर बेटा हमारे पास कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अगर यहां पर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे पास जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट जैसे ही रिलीज होगी तो ये जो सिस्टम होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब होगी, ये जो हमारे पास मौजूद है टेस्ट ट्यूब, हीट रिलीज होने से टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, बिकम हॉट। अगर तो टेस्ट ट्यूब हॉट गर्म हो जाए इट मीन रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। थोड़ी देर के बाद ये जो हीट थी, ये जो हमारे पास ये हॉट क्यों हुआ, ड्यू टू हीट। ये हीट जो है मूव कर जाएगी टुवर्ड सराउंडिंग, ये हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जाएगी और दोबारा से ये जो टेस्ट ट्यूब है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो बेटा रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी उस हीट के वजह से टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब मतलब ये सिस्टम वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर सिस्टम गर्म यानी कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए इट मीन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो बेटा ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसमें नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा। फिर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड, तो एंडो का मतलब इनसाइड। थर्म का मतलब होगा हीट, थर्म का मतलब क्या होगा, हीट। इनसाइड, हीट इनसाइड मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट करने के लिए हीट इनसाइड हीट एब्जॉर्ब होगी। इनसाइड का मतलब क्या बना देंगे हमारे पास, इनसाइड में हमारे पास क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। इनसाइड रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट इनसाइड एब्जॉर्ब करनी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज नाउन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेन थीम क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है
तो उसके लिए हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव का साइन ये शो करता है कि हीट एब्जॉर्ब होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन इस एग्जांपल की जगह देखें तो वाटर होगा, जब वाटर की डिकम्पोजिशन होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो यहां पर इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होगी। कितनी हीट चाहिए? प्लस 285.58 किलो जूल पर मोल। एक मोल वाटर को तोड़ने के लिए हीट चाहिए। हीट चाहिए कितनी चाहिए? ये वैल्यू याद करोगे, प्लस का साइन है। इसी तरह जब N2O2 एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग बिजली चमकती है तो इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होकर NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। मतलब यहां पर हमें हीट रिक्वायर्ड थी, हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की। कितनी हीट एब्जॉर्ब की? प्लस 180.51 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब करेंगे। 1 मोल NO बन जाता है। तो बेटा ये हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर इसे मैं टेस्ट ट्यूब के जरिए, अगर हम दोबारा उसी तरह अगर इसे भी समझे, हमें किस तरह आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर हम ये रिएक्शन देखें लेबोरेटरी के अंदर, और लेबोरेटरी के अंदर में किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो बेटा लेबोरेटरी के अंदर आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा, अगर कहीं पर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो आप देखोगे ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब जो है ये कोल्ड ठंडी हो जाएगी। ये कोल्ड ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होनी थी। वो हीट कहां से ली उसने? ये सिस्टम से ही ले ली। सिस्टम से हीट लेने की वजह से टेस्ट ट्यूब जो थी वो ठंडी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये टेस्ट ट्यूब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा टेस्ट ट्यूब नॉर्मल हो जाएगी। यहां पर क्या था? हीट खारिज हो रही थी तो टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई थी। यहां पर हीट चाहिए तो टेस्ट ट्यूब पहले हीट देगी। हीट देने की वजह से टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी? कोल्ड ठंडी हो जाएगी। तो आइडेंटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, अगर टेस्ट ट्यूब कोल्ड ठंडी हो गई है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक था, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर टेस्ट ट्यूब वार्म गर्म हो गई है तो मतलब हीट बाहर की तरफ निकल रही है, तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। वो हीट जाती कहां है? या तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी या सराउंडिंग तरफ जाएगी। एटलीस्ट इन्वॉल्व सराउंडिंग ही होता है। ये हीट आएगी कहां से एब्जॉर्ब? वो सराउंडिंग से ही लेगा बाद में के अंदर टेस्ट ट्यूब। बेटा ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी। इन टर्म्स के बाद इसे नेक्स्ट हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ और बेसिक टर्म्स लिखी, जो पहले उन टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। बेटा 3 और टर्म है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड द बाउंड्री। ये 3 और टर्म हम याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। स्पॉन्टेनियस एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बेटा सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एनी रियल आर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट अंडर द स्टडी। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी जगह, ऐसी चीज जिसे हम स्टडी कर रहे होंगे, उसे सिस्टम कहा जाएगा। लेट्स सपोज इस यूनिवर्स के अंदर, इस सिटी के अंदर जहां पर मैं रहता हूं, उस रूम के अंदर हम हीट की स्टडी कर रहे हैं। अगर उसके अंदर हम हीट की स्टडी करेंगे, उसके अंदर कितना हीट का चेंज आ रहा है, तो वो रूम क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। उस रूम के अलावा जितनी भी जगह, उसके बाहर, उससे 10 किलोमीटर, उससे 1000 किलोमीटर जितनी बाहर की तरफ, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम वो जगह है जिसे हम अंडर द ऑब्जर्वेशन, जिसे हम ऑब्जर्व स्टडी कर रहे होते हैं। उसके अलावा जितनी भी जगह होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। इसी तरह अगर आप यहां पर लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने इस वक्त मैं सिस्टम के तौर पर वर्क कर रहा हूं। अगर मेरे अलावा आप किसी और को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अगर लेक्चर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर ऑब्जर्व कर रहे, तो यह सिस्टम है और आप भी सिस्टम में शामिल हैं। आपके अलावा जितनी भी बाकी तमाम चीजें वो सारी क्या कहलाएंगी? वो सराउंडिंग कहलाएंगी। तो सिस्टम any really are the imaginary part of the universe that is under the observation of the study is called a system। जबकि उसके आउटर बाकी तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? The everything that is not a part of system is called surrounding। इसे हम एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? लेट्स सपोज अगर हम ये कहूं कि हमारे पास एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क के अंदर हम एक रिएक्शन स्टडी करते हैं। बेटे हमारे पास फ्लास्क है और इस फ्लास्क के अंदर हम एक स्टडी करते हैं, एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं जिंक का प्लस कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ। ये सारा यहां तक फिल है, सोल्यूशन लिया हुआ है। तो बेटा ये हमारे पास फ्लास्क के अंदर
ये सारा हमारे पास सॉल्यूशन जहां पर रिएक्शन हो रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे? ये हमारे पास सिस्टम कहलाएगा। जबकि इसके आउटसाइड ये बाकी जितनी भी जगह होगी या बाहर जितनी भी जगह, तमाम क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। जबकि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक बाउंड्री होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। तो सिस्टम और सराउंडिंग से जो अलग करते हैं उसे बाउंड्री कहते हैं। ये हमारे पास फ्लास्क है जो शीशे का है, ये इसकी बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। ये बाउंड्री कौन सी होगी बेटा? ये जो बाउंड्री है ये कौन सी होगी? रियल बाउंड्री है। रियल बाउंड्री है ये बेटा, रियल बाउंड्री होगी। हार्ड बाउंड्री है जो कि सिस्टम को बाहर सराउंडिंग से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। कुछ इमेजिनरी बाउंड्री भी होती है। इमेजिनरी मतलब ऊपर से देखो सिस्टम ओपन है, ऊपर सिस्टम ओपन है, ये हमारे पास क्या हुआ? यहां पर सॉल्यूशन खत्म हो गया, ऊपर तमाम क्या होगा? एयर होगी। तो सॉल्यूशन और एयर इनके दरमियान में एक हम बाउंड्री इमेजिन कर लेंगे कि जहां पर सिस्टम खत्म हो रहा है वहां से हवा शुरू हो रही है, एयर शुरू हो रही है, तो वहां पर एक हम लाइन इमेजिन करते हैं, उसे कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो बेटा 3 टर्म हो गई। जो अंडर ऑब्जर्वेशन रिएक्शन हो रहा होगा वो सिस्टम, उसके अलावा के तमाम सराउंडिंग, जो दोनों को अलग करेगा वो क्या होगा? बाउंड्री। बाउंड्री रियल हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ये बेटा कुछ टर्म्स थी, पहले आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।